है थाली नृत्य किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य का। थाली नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य का। यहाँ पर थाली होती है और इस पर जो महिला है वो नृत्य करती है। नेक्स्ट, गरबा नृत्य किस त्यौहार पर होता है? तो गरबा नृत्य जो है वो नवरात्रि के त्यौहार पर होता है। याद में रख लेना है, गरबा नृत्य जो है वो नवरात्रि के त्यौहार पर होता है, जिसमें महिलाएं हाथ में डांडिया लेकर ये नृत्य को प्रस्तुत करती है। महिलाएं भी और पुरुष भी दोनों संयुक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं। नवरात्रि 9 दिन चलता है, जो 9 दिन गरबा का आयोजन होता है। याद रखना है, गरबा को डांडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हुड़का नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो उसका संबंध है उत्तराखंड से। हुड़का नृत्य का जो संबंध है वो उत्तराखंड राज्य से है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है? तो दिए गए ऑप्शन में से तमिलनाडु का जो लोक नृत्य है वो है करकट्टम। करकट्टम नृत्य है तमिलनाडु का लोक नृत्य। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु जंग नहीं लगती है? तो वो धातु है सोना। सोना धातु में जंग नहीं लगता है, याद में रख लेना है। सोना धातु अगर ओपनली भी रहा तो इसमें जंग नहीं लगता है। अगला प्रश्न है कि राउ नृत्य किस राज्य में घोषित किया जाता है, यानी किस राज्य में किया जाता है? तो वो छत्तीसगढ़ राज्य का है। राउ नृत्य जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य में किया जाने वाला नृत्य है। अब अगला प्रश्न है कि मार्गम नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो है भरतनाट्यम का। मार्गम नृत्य जो है वो भरतनाट्यम का एक रूप है जो कि तमिलनाडु में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गोटीपुआ नृत्य किस राज्य का है? तो वो है उड़ीसा राज्य का। गोटीपुआ नृत्य जो है वो उड़ीसा राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि गोपी कथा किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? तो वो कथकली से जुड़ी हुई है। गोपी कथा जो है वो कथकली शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो उस धातु का नाम है पारा। थर्मामीटर में जो पारा धातु है वो प्रयुक्त होती है, जो हमें टेम्परेचर दिखाती है। तो यहाँ से इस तरह से यहाँ से पे पारा धातु होती है। जब हम टेम्परेचर को मापते हैं तो अकॉर्डिंगली वह हमें रीडिंग्स दिखाती है। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 वर्षों का। भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु चुंबकीय होती है? तो वो धातु है लोहा धातु। लोहा धातु जो है वो चुंबकीय धातु है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु स्पष्टिक रूप में नहीं मिलती है? तो धातु का नाम है पारा। पारा धातु जो है वो स्पष्टिक रूप में नहीं मिलती है, क्योंकि ये पारा धातु है और इसका जो रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु नीली ज्वाला से जलती है? तो धातु है तांबा धातु, जो कि नीली ज्वाला से जलती है, यह है तांबा। अगला प्रश्न है कथकली नृत्य किस विषय पर आधारित है? तो आधारित होता है महाभारत व रामायण पर। कथकली नृत्य जो है वो महाभारत और रामायण पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में सदस्यों की अवधि कितने वर्षों की होती है? तो वो अवधि है 6 वर्ष की। राज्यसभा के जो सदस्यों की अवधि है वो 6 वर्षों की होती है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट, तांबे का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो वो होता है Cu। तांबा यानी होता है कॉपर, तो उसका जो रासायनिक प्रतीक है वो है Cu। नेक्स्ट, धातु का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है? तो वो होता है उष्मा चालकता। उष्मा चालकता यानी हीट ट्रांसफर। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर यह एक धातु है, मान लीजिए कंसिडर करती है कि एक धातु है, लोहा धातु है, अगर मैं इसे यहाँ से हीट देता हूँ तो ये हीट धीरे धीरे ट्रांसफर होकर ये दूसरे एंड तक जाती है, तो इसे ही कहते हैं उष्मा का चालकता, यानी हीट का ट्रांसफर होना। तो उसे उष्मा चालकता कहते हैं। ये धातु का एक प्रमुख गुण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम का उपयोग किस उद्योग में अधिक होता है? तो वो होता है वायुयान में, यानी हवाई जहाज बनाने में एल्यूमिनियम का जो उपयोग है वो सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि एल्यूमिनियम की जो सीट है वो हल्की होती है। तो यही कारण है कि जो हवाई जहाज में जो की बनावट होती है, बाहरी बनावट, वो पूरी तरह से होती है एल्यूमिनियम शीट की। तो एल्यूमिनियम शीट का जो प्रयोग ज़्यादा किया जाता है हवाई जहाज को बनाने में, यानी वायुयान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि किस धातु की परत चांदी पर लगाई जाती है ताकि वह काली न पड़े? तो वो धातु का नाम है रोडियम। रोडियम धातु की परत जो है वो लगाई जाती है चांदी के ऊपर ताकि वह ओपन एटमॉस्फेयर में रहे और काली न पड़े, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु चमकदार होती है पर मुलायम भी होती है? तो धातु का नाम है चांदी, यानी सिल्वर। सिल्वर धातु जो है वो चमकदार भी होती है और उतनी ही मुलायम भी होती है। अगला प्रश्न है कि जस्ता का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? तो प्रक्रिया है गैल्वनाइजिंग। गैल्वनाइजिंग में होता है जस्ता का उपयोग, तो इस तरह से गैल्वनाइजिंग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु का उपयोग विद्युत मोटर में होता है? तो वो तांबा धातु का प्रयोग अधिक होता है विद्युत मोटर में। तांबा यानी होता है कॉपर। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी धातु क्षारीय धातु है? तो वो है पोटेशियम। पोटेशियम धातु जो है वो क्षारीय धातु होती है, तो ये है पोटेशियम। अब अगला प्रश्न है कि चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो चिल्का झील जो है वो खारे पानी की झील है। चिल्का झील है खारे पानी की झील, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। याद रखना है, चिल्का झील जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है हमारे भारत देश की। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु हरी परत बनाती है? तो धातु का नाम है तांबा। तांबा धातु जो है वो हरी परत बनाती है। अगला प्रश्न है ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वह है अभिनव बिंद्रा ने। ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जो है वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था। तो यह है अभिनव बिंद्रा जिन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था और ये शूटिंग से है, शूटिंग से संबंधित है इनका, अभिनव बिंद्रा का। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि के लिए आवश्यक धातु कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में पाई जाती है उसके लिए जो आवश्यक धातु है वो आयोडीन होती है। याद रखना है, थायराइड ग्रंथि के लिए जो आवश्यक धातु है वो है आयोडीन, और थायराइड ग्रंथि जो है हमारे गले में होती है। और अगर आयोडीन की कमी है तो हमें घेंगा नामक रोग होता है, गॉइटर नामक रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो उसका मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, अंडा और दूध। ये तीनों जो है वो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी धातु सल्फर के साथ आसानी से अभिक्रिया करती है? तो वो धातु है लोहा धातु। लोहा धातु जो है वो सल्फर के साथ में आसानी से अभिक्रिया करती है। अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 की खोज किसने की थी? तो वो थे होचकी नामक वैज्ञानिक ने। विटामिन B12 की जो खोज है वो होचकी नामक वैज्ञानिक ने की थी। अब अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन शरीर में वसा के अवशोषण में मदद करता है? तो विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई, ये तीनों जो विटामिन है वो वसा के अवशोषण में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी विटामिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन शरीर में ऊर्जा निर्माण में सहायक है? तो वो है विटामिन बी समूह। विटामिन बी समूह जो है वो शरीर में ऊर्जा निर्माण में सहायक है। अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की अधिकता से क्या होता है? तो वो दस्त और जलन की शिकायत होती है। विटामिन सी अगर अधिक मात्रा में हमने कंज्यूम किया तो उसे दस्त और जलन की शिकायत होती है। अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये रिकेट्स नामक रोग होता है। बच्चों में विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स नामक रोग होता है। वो रिकेट्स कैसा होता है? अगर किसी बच्चे को विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो उसका जो हड्डी का विकास है कुछ इस तरह से होता है, यानी एक प्रॉपर तरीके से। अगर किसी बच्चे में विटामिन डी की कमी है तो उसे रिकेट्स रोग होता है। और रिकेट्स रोग के जो लक्षण है कुछ इस तरह से होते हैं कि हड्डियाँ ठीक से विकसित नहीं होती, इस तरह से हड्डियाँ मुड़ जाती है ऊपर से जांग से, या तो फिर जॉइंट्स बाहर हो जाते हैं, तो फिर जॉइंट्स अंदर हो जाते हैं। तो इस तरह से 3 लक्षण दिखाई देते हैं रिकेट्स रोग में, जो कि बच्चों को खासकर होता है विटामिन डी की कमी की वजह से। अगला प्रश्न है कि विटामिन B1 किस प्रकार का विटामिन है? तो वो जो है वो जल में घुलनशील है। विटामिन B1 जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। अब अगला प्रश्न है कि विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है? तो वो है वसा में घुलनशील। विटामिन डी जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। अब अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु का उपयोग कृत्रिम दांत बनाने में किया जाता है? तो वो धातु है टाइटेनियम। टाइटेनियम धातु का जो उपयोग है वो कृत्रिम दांत बनाने में किया जाता है। अब अगला प्रश्न है पित्त का रंग कैसा होता है? तो जो पित्त का रंग है पीला और हरा होता है। पीला हरा होता है पित्त का रंग। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु मानव शरीर में पाई जाती है और रक्त से संबंधित है? तो वो धातु है लोहा धातु, जो कि मानव रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा धातु। अगला प्रश्न है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस अंदर ली जाती है? तो वो गैस है ऑक्सीजन गैस। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है। अब अगला प्रश्न है कि इंसुलिन किस प्रकार का हार्मोन है? तो वो जो है वो प्रोटीन है। इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन है। तो इंसुलिन जो है वो हमारे शरीर में जो रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित रखने का काम करता है, इंसुलिन का काम, इसलिए हम डायबिटीज से बचे रहते हैं। सो याद रखना है कि इंसुलिन की कमी से हमें डायबिटीज नामक रोग भी होता है, तो याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जतरा नृत्य किस राज्य का है? तो वो है पश्चिम बंगाल का। जतरा नृत्य जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य का एक प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन एंटी स्ट्रेस कहलाता है? तो वो है विटामिन B12। विटामिन B12 को हम एंटी स्ट्रेस विटामिन कहते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गिद्दा किसका प्रमुख लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब राज्य का। गिद्दा नृत्य जो है वो पंजाब राज्य का एक प्रमुख नृत्य है, जिसे केवल महिलाएं ही प्रस्तुत करती है। याद रखना है गिद्दा नृत्य केवल महिलाएं ही करती है और ये भांगड़ा जैसा ही एक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि गिद्दा नृत्य विशेष रूप से कौन करती है? तो इसका सही जवाब है महिलाएं। गिद्दा नृत्य जो है वो विशेष रूप से केवल महिलाएं ही करती है पंजाब राज्य में। अगला प्रश्न है कि भवाई नृत्य में महिलाएं सिर पर कितने घड़े रखकर नृत्य करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 से 9। 7 से 9 घड़े रखकर महिलाएं नृत्य करती है भवाई नृत्य में। अगला प्रश्न है कि कथकली में मुख्य रूप से किसे प्रदर्शित किया जाता है? तो वो पौराणिक कथाएं। कथकली में मुख्य रूप से पौराणिक कथाएं को प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का किकरी नृत्य किस अवसर पर होता है? तो वो होता है विवाह के अवसर पर। हिमाचल प्रदेश का जो किकरी नृत्य है वो है विवाह के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जलीकट्टू नृत्य किस राज्य का है? तो राज्य है तमिलनाडु राज्य का। जलीकट्टू नृत्य जो है वो तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है।